अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की संपूर्ण अवधारणा को समझें और जो भगवान बुद्ध कहते थे अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, जब आपके अंदर का दीपक, आपके अंदर की चेतना अगर वो देदीप्यमान होती है और आपको लगता है कि हाँ, भारत की शिक्षा में भारत बोध होना चाहिए, भारत होना चाहिए, भारत समर्थ रूप में दिखना चाहिए और ऐसा भारत दिखना चाहिए जो विश्व का नेतृत्व करे 21वीं सदी में, तब भारतीय शिक्षा बोर्ड को स्वीकार करिएगा। ऐसे में नहीं कहता हूं कि कोई मुझे कोई तमगा नहीं मिलने वाला है कि मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय बढ़ा दूंगा। तो अगर मेरी दृष्टि ही नहीं गई, अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड की मूल आत्मा ही नहीं गई, तो शरीर ढोके क्या करेंगे हम? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े घर बना के बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग चलते हैं, लेकिन जो चलने वाले लोग हैं वो बीमार लोग हैं। वो गाड़ियां नहीं चलाएंगी, उनको आनंद देंगी। वो क्यों बीमार हैं? क्योंकि शरीर भी बीमार है, विचार भी बीमार है। शरीर भी, उनकी जो गाड़ी और घर है वो भी नकल है पाश्चात्य की, और जो दृष्टि है वो भी नकल है पाश्चात्य की। तो रुग्ण जीर्ण शीर्ण आत्माओं से संचरित शरीर भी कोई आनंद नहीं दे सकती। उसी तरह शिक्षा व्यवस्था में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शिक्षा नहीं देता। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक छोटा सा माध्यम है। अंदर से आप विचार क्या दे रहे हैं? आप वही गणित पढ़ाएंगे, वही साइंस पढ़ाएंगे, आपके मन में हो सकता है कि ऐसा क्या हम कर देंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड में कि क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, क्या संस्कृत भारी पड़ेगी, क्या इसमें सिर्फ, क्या हम पुरोहित बनाएंगे क्या बच्चों को? बच्चे हमारे इंजीनियर कैसे होंगे, डॉक्टर कैसे होंगे, नौकरी कैसे पाएंगे? ये सारे सवाल भी लाजमी हैं। लेकिन अगर ये भी प्राप्त हो और अच्छे से और उद्यमी भी हो और भारत का संस्कार भी उनमें प्रवाहमान हो, तो ऐसे शिक्षा बोर्ड का तो अभिनंदन करना चाहिए। और इसीलिए जितने भी तरह के बोर्ड थे पहले, जो प्रयोग हो रहे थे भारत बोर्ड के पक्ष में और जो प्रयोग हो रहे थे साइंस और टेक्नोलॉजी के पक्ष में, उन सबको एक साथ उनका पुष्पगुच्छ बनाया गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड में। अगर हमारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपका बच्चा इंग्लिश में भी, मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, एक एक डोमेन में, मेरा दावा है कि आपको अन्य बोर्ड की पुस्तकों से बेहतर ही मिलेगी दक्षता उसको। लेकिन उन दक्षताओं का पालन करने की दृष्टि भारतीय होगी और 21वीं सदी की समस्याएं होंगी। एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं। जैसे आप गणित का कोई प्रश्न कर रहे हैं, चाहे कैलकुलस कर रहे हैं, चाहे डिफरेंशियल्स कर रहे हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल शेप कर रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहे हैं, जो कि मैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक विद्यार्थी रहा हूं, तो आई नेवर इंटरप्रेट एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट विदाउट एनी साइंटिफिक फुटिंग। मैंने अपने पुस्तक बनाने वालों से कहा कि आप इसमें जो भी एक्सरसाइज और अभ्यास दे रहे हो, पढ़ाओ तो फार्मूलेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरम तो वही पढ़ाओगे जो पूरे जर्मनी में वही पढ़ाया जाएगा, अमेरिका में वही पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप समस्याएं जो अभ्यास दो, एक्सरसाइजेस दो, क्वेश्चंस दो, वो तो भारत सापेक्ष हो सकता है, वो तो भारत की सराउंडिंग से हो सकता है, वो तो पर्यावरण के प्रबंधन से हो सकता है, वो तो मूल्य प्रबंधन से हो सकता है। अगर आप छोटे बच्चे को ये बताते हो कि हमने अनिल शर्मा जी से 100 रुपये लिया और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10% पर हमें 11 साल बाद कितना पैसा देना है, तो ठीक है पढ़ाओ, लेकिन ये भी तो पढ़ाओ कि एक गांव में इतने वृक्ष हैं नीम के, इतने वृक्ष हैं जामुन के, इतने वृक्ष हैं बरगद के, और औसतन एक पेड़ से इतना ऑक्सीजन निकलता है, और अगर इतने पेड़ हर साल लग जाएं तो आने वाले 10 सालों के बाद वहां पर उस गांव में ऑक्सीजन बैंक कितना हो जाएगा, ये भी तो पढ़ा सकते हो। पढ़ा तो गणित रहे हो। हमको ऐसी चीज नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चे को हम कोई संकीर्ण बना दें, बिल्कुल मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे।
और मैं विज्ञान का विद्यार्थी होकर के, बोर्ड का चेयरमैन होकर के बच्चों के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मैं उनके साथ अन्याय कर सकता हूँ? और जब मैं दृश्य रख रहा हूँ कि हमारा बच्चा पूरी दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी में लीडर बने, तो वहां अगर हम महरूम करेंगे उनको विज्ञान से, मैथमेटिक्स से, टेक्नोलॉजी से, तो ऐसा अपराध भारत के साथ होगा, विश्व के साथ भी होगा। लेकिन प्रश्न तो लगा सकते हैं उसमें हम कोई, आप हमारी पुस्तकें देखिएगा, इवन 6, 7, 8 की मैथ्स भी देखिएगा, 20-25% प्रश्न आपको क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जो भी समस्याएं वर्तमान में हैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, उसके संबंधित होंगे। हम उनको प्रवचन नहीं दे रहे हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर, हम उनको प्रवचन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपने पुस्तकों में ही ऐसी चीज डाल दे रहे हैं कि वो बच्चा रिफ्लेक्शन में, कहते हैं ना कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव जो डिस्पोजिशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा जो स्वयं सीख ले वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी चीज को थोपेंगे तो उसकी स्वीकार्यता, उसके अंतस में आभ्यंतरीकरण नहीं होता, इंटरनलाइजेशन नहीं होता। तो इसलिए ऐसे उदाहरण होने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मॉरल एथिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं अलग से, हम अलग से साहब हवन भी कराते हैं। बहुत सारे विद्यालयों ने कहा मुझसे, मैं पूरे देश में 111-12 गोष्ठियां कर चुका हूं, चेन्नई से लेके श्रीनगर तक, गुवाहाटी से लेके कक्ष तक। तो लोग कहते हैं साहब हम तो बहुत प्रयोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारी काम कर रहे हैं, बहुत सारे हम भारतीय ज्ञान परंपरा। हमने कहा पूरा अभिनंदन है आपका, प्रणव में है आप, लेकिन आप मुझे ये बताओ, एक बच्चे को खाने में दे दो सड़ा हुआ पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड की सारी सड़ी गली चीजें और आइसक्रीम, उसको मेन थाली तो वो परोस दो जो बिल्कुल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए विपरीत हो, और उसके बाद धीरे से कहो कि लो हम तुमको एक बादाम भी दे रहे हैं, खा लो, लो तुमको हम एक अखरोट भी दे रहे हैं, खा लो, तुम्हें हम एक ये भी दे रहे हैं, खा लो, इससे विटामिन B12, अलसी खा लो, विटामिन B12 हो जाएगा। ये क्या न्याय है उनके साथ? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप पूरी थाली ही ऐसे बना दो, मूल थाली, कि जिसको कि वो खाते समय सारे विटामिन, जो मेंटल विटामिन की बात कर रहा हूं मैं, मेटाफर यूज कर रहा हूं मैं, उपमा, कि अगर वो जो उसका बौद्धिक व्यंजन है, आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी शिक्षा पद्धति, उसका एल्गोरिदम, कल्चरल एल्गोरिदम, इंटेलेक्चुअल एल्गोरिदम उससे बनने वाला है, उसके पूरे के पूरे फैकल्टी जो न्यूरॉन्स की है उसके अनुरूप अलाइन होनी है। आप ऐसी थाली परसो उसको कि उसको अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में, को स्कूलिस्टिक, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है? बच्चा जो कुछ भी सीखता है सब करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। एक्स्ट्रा कह करके हम उन्हें खुद ही ढकेल देते हैं बाहर, उसका मूल्यांकन होता नहीं। जिसका मूल्यांकन नहीं होता, आप बताओ, स्कूल चलाते हो, बच्चे पढ़ते हैं क्या? उसमें गंभीरता लेते हैं क्या? तो आप जो पढ़ा रहे हो, जिस पर मूल्यांकन कर रहे हो, उसी की संरचना ऐसी क्यों नहीं कर देते हो कि वो बौद्धिक रूप से एक स्वस्थ थाली हो जाए? तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, अगर आम भाषा में कहें तो हमारी जो पद्धति है वही एक समग्र रूप से स्वस्थ व्यंजन बौद्धिक प्रदान करने की एक दिशा है। आप उसको देख करके देखिए। शेष बातें चूंकि हमारे प्रधानाचार्य ने भी कह दिया, अनिल जी ने भी बहुत विस्तार से, करीब 50 मिनट तक उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बता डाली, और आप अनिल जी से ज़्यादा जुड़े भी लोग हैं, तो जाहिर है कि जो अपना आदमी कुछ बोलता है तो थोड़ा ज़्यादा रस आता है, तो आपको कुछ न कुछ बातें तो समझ में जरूर आई होंगी। लेकिन एक, चूंकि मैं इस काम को जो कर रहा हूं, अनिल जी ने हिंट भी दिया है, मैं सिर्फ अपनी आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक वानप्रस्थ के रूप में, एक सेवा के रूप में कर रहा हूं। ये अरविंद जी हैं, पतंजलि योग पीठ के, जानते हैं कि मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से 1 रुपए भी नहीं लेता, इसलिए कि मेरे मन में भाव आया कि मैं अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं, और मैं अगर 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होने के बाद
अगर गीता के निवृत्तिगत कर्म को मैं अंगीकृत नहीं कर सकता, सेवानिवृत्त का मतलब ये होता है निवृत्तिगत सेवा, जिसमें आपको लाभ की कोई इच्छा ना हो, लोकरंजन के लिए काम करें। तो अगर हम सेवानिवृत्त के बाद भी सेवा प्रवृत्ति ही होते रहेंगे तो बच्चों को सही संकेत नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमने कहा कि हमें पहले वानप्रस्थी मुझे होना होगा। स्वामी जी ने जिद भी किया कि सिंह साहब आपके बच्चे कहेंगे कि पतंजलि योगपीठ भारतीय शिक्षा बोर्ड पिताजी को 24 घंटे इसमें रगड़े हुए, उन्होंने मजाक में कहा, और 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा नहीं स्वामी जी, उस बच्चे को भी मैंने ही गढ़ा है, इसलिए उसके मन में अगर ये दृष्टि आ जाएगी तो मैं मान लूंगा कि मैं एक असफल पिता हूं। तो मैं इसलिए भाव दे रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हैं, बहुत सारे लोग इस देश में इतने समर्थ प्रज्ञावान लोग हैं इस देश में। अगर वो सारा एक फेलोशिप भी मैं बना रहा हूं, एक ग्रुप बनाया हमने कि जितने भी देश के प्रबुद्ध लोग किसी भी क्षेत्र में हैं और वो 60 वर्ष हो गया है, तो ऋग्वेद के अनुसार गृहस्थ के भावनाओं को त्याग कर, बहुत कर लिया, 60 साल लोभ मोह क्रोध भय इंद्रियों के अनुसार जी चुके, अब थोड़ा सा एनिमल बर्थ से स्पिरिचुअल बर्थ की ओर बढ़ जाओ। ये हमारे जो 7 चक्र है ना, ये जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरे, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहसार, ये 3 चक्र जो नीचे वाले हैं ना, ये साइंटिफिक है। ये जो मूलाधार, मणिपुरे, स्वादिष्ठान है, तीनों ये एनिमल इंस्टिंक्ट हैं। ये इसमें भोजन, सेक्स, पावर, सत्ता, 3 चीजों के आधार पर तीनों चक्र की रचना है। जब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं अनाहत चक्र में, हृदय की ओर, जब हमारे दृष्टि में भावना आती है, करुणा आती है, ये हमारी सनातन संस्कृति का मूल है, इसलिए मैं इधर बोल रहा हूं। जब करुणा आती है ना आपके चिंतन में, आपके एल्गोरिदम में, आपके सॉफ्टवेयर में, जब करुणा आती है तो वहां से आपका आध्यात्मिक जन्म शुरू होता है। अन्यथा आप पशुवत पैदा हुए, पशुवत चले जाएंगे। तो इसलिए 60 साल के बाद, इसीलिए हमारे वेदों ने कहा कि वानप्रस्थी हो जाओ और जीवन के अंतिम चरण में संन्यास ले लो। और संन्यास का मतलब भी हमारी वैदिक मान्यता सनातन के अनुसार गुफा में जाकर के चुपचाप अपने मोक्ष को प्राप्त करना नहीं रहा है। हमारी संस्कृति संन्यास का अर्थ भी है समन्यास, व्हेन योर लाइफ बिकम्स ए ट्रस्ट इन इटसेल्फ। ये बात और है कि आजकल के बहुत सारे ट्रस्ट भी निजी फायदे के लिए चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की जो अवधारणा है वो यही है कि संपूर्ण उसका सामर्थ्य लोकरंजन के लिए होना चाहिए, लोकहित के लिए होना चाहिए। सन्यासी वही है जो अपने जीवन के सारे सामर्थ्य को जनक की तरह, ऋषियों की तरह, आर्यभट्ट की तरह, वराहमिहिर की तरह, ब्रह्मगुप्त की तरह, भास्कराचार्य की तरह, महर्षि गौतम की तरह, महर्षि कणाद की तरह, महर्षि कपिल की तरह, विश्वामित्र की तरह, वशिष्ठ की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, शिव की तरह जब अपने व्यक्तित्व में इसकी प्रतिष्ठा कर लेता है, तब सनातन की जय। इससे पहले सनातन की जय नहीं होगी, क्योंकि सनातन हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं शिक्षा की कुछ मूल बातों से हट के क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, ये हट के नहीं है। अगर हमारी दृष्टि ही नहीं होगी कि भारत की दृष्टि क्या है, बहुत सारे लोग हमसे सवाल उठाते हैं, क्या जातिवाद भारत की दृष्टि है? क्या महिलाओं का अपमान भारत की दृष्टि है? बिल्कुल नहीं है। ये भारत की जो सनातन दृष्टि थी उसकी विकृति है। ये जहां पर भारत की संस्कृति कहती रही यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते ततो को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः, जहां पर मनुष्यों में नहीं ब्रह्मांड के प्रत्येक घटकों में आत्मीय एकत्व का बोध करने की संस्कृति रही है, वो संस्कृति जन्म के आधार पर विभेद करने, घृणा करने का भाव कहां से ला सकती है?
तो इसका मतलब है कि सनातन की मूल संस्कृति का विपथन है ये। हमें सनातन संस्कृति से जिस दिन जोड़ देंगे, दृष्टि हो जाएगी, उस दिन 146 करोड़ भारतीयों की जो सामूहिक चेतना है वो असली राष्ट्रवाद के साथ जुड़ेगी। और आचार्य चाणक्य के अखंड भारत की कल्पना जो चंद्रगुप्त के माध्यम से किया था उन्होंने, उस कल्पना को पुनः 21वीं सदी में सार्थक करते हुए हम विश्व के ध्वज पताका फहरा सकते हैं। अन्यथा मात्र नारों से या स्लीव पर लिखवा के चलने से या वस्त्र बदल देने से दृष्टि नहीं बदलती। सबसे आवश्यक है दृष्टि बदलना। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो प्रत्येक पाठ, प्रत्येक पुस्तक में आपको वही दृष्टि एक प्रवहमान आत्मा की तरह संचरित दिखेगी। जहां कोई कमी होगी आप जरूर टोकिएगा मुझे। मैं इसलिए भी बता रहा हूं ये कि जब आप टोकिएगा, कोई परफेक्ट नहीं होता। हमारा भी एक गिलहरी प्रयास है ये, उस दिशा की ओर एक चिंतन है, उस दिशा की ओर एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास है। आप सभी लोग जब सहयात्री होंगे, आप सभी लोग जब को ट्रैवलर होंगे और उस दृष्टि से उसको देखेंगे, हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे बोर्ड का, तो हम अपना सेल्फ करेक्शन भी करेंगे। क्योंकि जब तक कोई आत्म परिष्करण नहीं करता, आत्मविश्लेषण नहीं करता, आत्म साक्षात्कार नहीं करता, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, वो डेड हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, उसमें जड़त्व आ जाता है। इसलिए हमें सेल्फ करेक्शन चाहे बोर्ड के रूप में, व्यक्ति के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में करते होना होगा। और भारतीय शिक्षा बोर्ड उस धारणा को पूर्णतः जीने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बच्चों को एक अंतिम स्पिरिट, ये तो दृष्टि थी, एक अंतिम स्पिरिट में बता रहा हूं, डेमोक्रेटिक स्पिरिट। डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी ही है जो देश को मजबूत करती है, जिसमें कि पूरे जनता की भावनाएं, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन वो डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए जरूरी है कि क्या हमारी दृष्टि प्रजातांत्रिक है, क्या हमारा निजी जीवन में हम जो निर्णय लेते हैं वो क्या दूसरों की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए, और क्या अपने परिवार में सामूहिक रूप से, संस्था में सामूहिक रूप से करते हैं, या एक तंत्रीय हम डिक्टेटर के रूप में काम करते हैं। अगर आप एक तंत्रीय व्यवस्था के पोषक हो, परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, संस्था के स्तर पर, किसी भी स्तर पर, तो लोकतंत्र की अवधारणा बच्चों के मन में नहीं आ सकती। इसलिए आप चाहे प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, आपके आचरण में लोकतंत्र प्रतिध्वनित होना चाहिए, संगीत में ध्वनि होनी चाहिए आपके आचरण में लोकतंत्र की। और जब लोकतंत्र का आचरण होगा, अपने आप ये जो विकृतियां हैं, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भाषा का भेदभाव, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे। हमने हिंदी में एक प्रयास किया है, वो बताना इसलिए बहुत जरूरी है। एक आजकल हर प्रांत में भाषा के विरुद्ध आवाज उठ रही है, दूसरी भाषा के विरुद्ध और अपनी भाषा के पक्ष में। खतरा है। अंग्रेजों ने हमारी अनेक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया, हमारे समाज में भी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया, हमारी वैचारिकी में भी, फिलॉसफी में भी कर दिया कि बुद्धिज्म उपनिषद के विरुद्ध खड़ा हुआ, नॉर्थ साउथ में कर दिया, आर्यन आक्रमण को उठा करके आर्य द्रविड़ में कर दिया। और रिसले साहब ने एक रिसर्च किया था, वो इंटरेस्टिंग रिसर्च। उन्होंने कहा भारत में तो 9 तरह की प्रजातियां हैं। और किस आधार पर कहा उन्होंने? आज के 200 साल पहले कहा। किस आधार पर कहा? चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, भुजाएं कैसी हैं, रंग कैसा है, माथा कैसा है, इसके आधार पर 9 प्रजाति बता दी। अगर उस आधार पर देखेंगे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, 500-600 लोग, वो सब अलग अलग प्रजाति के हो जाएंगे अगर रिसले साहब की प्रजाति के आधार पर देख लें। तो क्या वही शिक्षा, वो फॉल्ट लाइन, उसी तरह भाषा की फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया उन्होंने कि द्रविड़ भाषा अलग है, आर्य भाषा अलग है। हमने हिंदी में एक प्रयास किया कि सुधरे कैसे, भाषण से तो नहीं काम चले। हमने हिंदी साहित्य की जो किताब बनाई, क्योंकि सबसे अधिक विरोध हिंदी भाषियों का है इन रीजनल लैंग्वेजेस में, वो अपने ही हैं, कोई पराये नहीं है। अंग्रेजों ने अगर साजिश की है तो मुझे जवाब देना होगा सार्थक रूप से, भाषण से नहीं। तो हमने अपनी साहित्य की किताबों में ये प्रावधान किया
कि हिंदी साहित्य की किताब में कम से कम 3 चैप्टर ऐसा हो, टोटल अगर 15 चैप्टर हैं तो 3-4 चैप्टर ऐसा हो जो दूसरी रीजनल भाषाएं जिनमें सबसे अधिक विरोध हिंदी का होता है, उनके प्रबुद्ध साहित्यकारों की रचनाओं को हिंदी अनुवाद करके रखें, ताकि उनको लगे कि उनके साहित्य को महत्व हो रहा है। दूसरा, प्रत्येक पाठ में हमने उस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को तमिल में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, मलयालम में क्या कहते हैं, असमिया में क्या कहते हैं, इस तरह से संगठित किया। 8वीं तक आते आते बच्चा कम से कम 60 शब्दों को जो सामान्य रूप में बोले जाते हैं वो भारत की 15 क्षेत्रीय भाषाओं में उन शब्दों का पर्याय भी बोलने लगेगा। और 8वीं से लेकर के 12वीं तक आते आते हिंदी की किताब के माध्यम से किसी दूसरी जगह संवाद करने के लिए जो 60-65 प्रमुख वाक्य होते हैं, आमतौर पर जो लोग बोलते हैं मिलने पर, दर्शन और फिलॉसफी की बात तो नहीं करते, सामान्य बातें करते हैं, उन वाक्यों को हमने चयनित कराया विद्वानों से और उनको भी हर कक्षा में 8वीं से 12वीं तक 3-3 भाषाओं में उनको क्या बोलते हैं उसको हमने दिया, ताकि हमारी हिंदी 12वीं तक जो पढ़े 15 भाषाओं में संवाद करने का सामर्थ्य हो जाए, ताकि जब वो तमिलनाडु में जाए, महाराष्ट्र में जाए, आंध्रा में जाए, कर्नाटका में जाए तो वहाँ कन्नड़, तमिल, मराठी में बात करे और कह सके कि मैं आपकी भाषाओं की इज्जत करता हूँ। अगर आप मुझे मूल हिंदी भाषी समझते हो, अगर कोटा का, तो मैं आपके संगम लिटरेचर का भी अध्ययन किया हूँ, सुब्रमण्यम भारती को भी पढ़ा हूँ, तिरुवल्लुवर को भी पढ़ा हूँ, उनके अर्थकाम को भी पढ़ा हूँ और आपकी भाषा में मैं सामान्य संवाद भी कर सकता हूँ। तो पूरा भारत एक है, इसलिए उसका नाम ही अपने उस चैप्टर का रखा है राष्ट्र एक होना, भाषाई आधार पर। तो बहुभाषिक दक्षता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को एकत्व की दृष्टि की ओर मोड़ने का छोटा छोटा प्रयास किया गया है। संस्कृत इसलिए पढ़ा रहे हैं पहली कक्षा से कि ताकि भारत के 80% ज्ञान परंपरा जो विभिन्न समय समय पर विभिन्न विषयों में जो ज्ञान हुआ उसका 80% संस्कृत में है, शेष 20% पाली, संगम लिटरेचर के तमिल और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस के लोक भाषाओं में, लोक गीतों में, लोक नृत्यों में और लोक कथाओं में है। लेकिन अगर संस्कृत का मूल हम नहीं जानेंगे तो फिर हम अपनी ज्ञान परंपरा को उधार, जो मैक्स मुलर ने कहा, कालब्रुक ने कहा, उस रूप में हम अपनी संस्कृति को जानते हैं। जब हम खुद के विद्वान होंगे, अपने श्लोक का खुद अर्थ समझेंगे, तो उनके द्वारा किए गए किसी अनर्थ से भी हम परिष्करण कर लेंगे। इसलिए भी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं कोई बोझिल बनाने के लिए नहीं। और अगर हम आर्यभट्ट को दे रहे हैं, बारामहीर को दे रहे हैं, तो बच्चों को बोझिल नहीं कर रहे हैं। मूल रूप से आज की गणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी में आपको 1-2 उसी डोमेन से, उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ, अगर भारत के किसी गणितज्ञ ने उस पर कोई कार्य किया है तो उसको इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चे को बोध हो जाए कि ये हमारे ऋषि कोई जादू टोने वाले नहीं थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का क्या नाम है, बहुत कम लोग जानते होंगे। इसलिए नहीं जानते कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं। और उसी ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत की पुस्तक से अब्बासीड डायनेस्टी का अल मंसूर 9वीं शताब्दी में फारसी और अरबी में अनुवाद कराता है और टोलस्टेडो में जाकर के स्पेनिश में अनुवाद होता है और आगे बढ़कर के यूरोप तक जाती है। हम नहीं जानते, लेकिन फिबोनाची जो मैथमेटिशियन है, लाप्लास, आइंस्टीन अपने संस्मरणों में बार बार लिखते हैं कि हम भारत के गणितज्ञों के ऋणी हैं कि जो अरब के माध्यम से मुझे मिली, वरना हम अपने टेक्नोलॉजी E=mc² या अन्य चीज़ों के बारे में, विज्ञान की प्रगति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि टूल्स तो मुझे गणित का मिला भारत से। ये उनके संस्मरण है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। और भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों हो, अंत में एक बिल डुरांट का हम
स्टेटमेंट कहते हुए और आर्ने नएसे की बात कहते हुए अपनी बात को पूर्ण करूंगा। आपसे प्रश्न लूंगा। बिल डुरांट अमेरिका का बहुत बड़ा फिलॉसफर है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध का, और वो कहता है कि पृथ्वी पर जितने तरह के संकट आ रहे हैं, 21वीं सदी में जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, उसको सामना करने के लिए अगर पूरी दुनिया में कोई विकल्प दिख रहा है विजन का, दृष्टि का, दर्शन का, तो एकमात्र हमें भारत की ओर देखना होगा। ये बिल डुरांट कह रहा है, जिसकी 35 पुस्तकें हैं स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की। कोई इक्का दुक्का कोई छिछोरा व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है, वेल एस्टैब्लिश्ड फिलोसोफर ऑफ अमेरिका है। आर्ने नएसे नॉर्वे का, वो कहता है इकोसोफी का फिलोसोफर है 21वीं शताब्दी में, जो सबसे पॉपुलर फिलोसफी आ रही वहाँ क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। वो कहती है अगर दुनिया में हमें इस भयावह प्रकृति की आपदाओं से, क्रोध से बचना है, तो हमें तेन तक तेन मुंजी था और माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या की जो अवधारणा, जो नेचर फ्रेंडली जीवन जीने की पद्धति भारत के वेदों में, उपनिषदों में आई है, बुद्ध के रीजन में आई है, करुणा से आई है, उसको हमें जीना होगा। ये आर्ने नएसे कह रहा है, 21वीं सदी का फिलोसफर। और सारे फिलोसफर ये कह रहे हैं वहां के कि पूरी दुनिया की संस्कृति की जननी भारत की संस्कृति है, सारी दुनिया की भाषाओं की जननी संस्कृत है। क्रिश्चियनिटी की करुणा भी बुद्ध के करुणा से आई। वेस्टर्न में लोकतंत्र भी भारत से ही दृश्य से गया। ये सारी बातें वहां के फिलोसफर्स कह रहे हैं। आइए हम जगें और आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत की उस दृष्टि को, जो वैश्विक दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है, उसके साथ बच्चों के मानस को प्रबंधित करें। यही निवेदन करने के लिए आपको इतने दूर से चल करके मैं आया हूं। और वो जो उम्मीद है कि जब चेन्नई के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और सदगुरु की संस्था जो ईशा फाउंडेशन है, जो सारे इंटेलेक्चुअल देश के उनके भक्त हैं, आप देखते हैं, अगर आप कोई उठा करके देखिएगा उनके लेक्चर्स को, तो जितने भी अपर मिडिल क्लास के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी विद्यालयों में हमारे पूरे अध्ययन के बाद अपने खुद के विद्यालयों में हमारी पुस्तकों को, हमारी शिक्षण पद्धति को लागू कर दिया है कोयम्बटूर में। तो अगर तमिलनाडु स्वीकार कर सकती है, पांडिचेरी स्वीकार कर सकती है, तो कोटा को तो और एक कदम आगे बढ़ के स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है। यही सिंधु और नदियों के किनारे पुष्पित पल्लवित हुई है। यही निवेदन करने के लिए, और कोई हमारे बात मत मानिए, आप खुद परखिए और आपके मन में जितनी जिज्ञासाएं हों उनसे पूछिए। और अगर आज नहीं वक्त मिल रहा है, कोई संकोच है, तो आप हमारे मेल पर अपनी डाली बातें बेबाकी से डालिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी बोर्ड या मनुष्य आगे तभी बढ़ सकता है जब विपरीत आलोचनाओं को आलिंगन करते हुए और अपने परिष्करण की दृष्टि से आगे बढ़ता है। अहंकार की दृष्टि से कोई बढ़ता है तो नहीं बढ़ सकता। और भारत की सनातन संस्कृति यही कहती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके मन में जितने भी प्रकार के ऋणात्मक विचार भी हों, आप उसको कहो। मैं उसे ऋणात्मक नहीं समझूंगा, अपने लिए एक एसेट मानूंगा, परिसंपत्ति मानूंगा, पुनर्विचार करने का, सोचने का, सामूहिक विमर्श करने का, और यदि आवश्यक हुआ उस पर कदम बढ़ाने का, और यदि आवश्यक नहीं हुआ तो आपके साथ पुनः बैठ करके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिस्कशन करके भी आपकी चेतना में उसको निवेशित करने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने इतने धैर्य से सुना, बहुत बहुत प्रणाम।